से हमारी क्लासेस लाइव आने वाली है, यानी हम जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो आपका कल सुबह से आपको लाइव मिलेगा सुबह 6 बजे से। तो 6 बजे एक तो आपको सुबह जल्दी उठने की अच्छी हैबिट पड़ जाएगी, आप 6 बजे उठ करके हमारी क्लासेस देखिए या फिर खुद स्टडी कीजिए। आपको 6 बजे जो क्लास मिलेगी वो मेरा क्लास होगा, आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में 8 बजे जो क्लास आएगा वो हमारे फैकल्टी है देवाराम जी उनकी तरफ से, और उसके बाद में 12 बजे फिर से मेरा आएगा सोशल साइंस से संबंधित, वो आएगा इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। और उसके बाद में 4 बजे फिर से क्लास आएगी मैथमेटिक्स की, वो फेसबुक लाइव होगा। आपको उस लाइव को क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप वहां पे कोई भी अगर आपका डाउट है वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सुबह 6 बजे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अंग्रेजी की क्लास होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भी सुबह था, आपने अगर देखा हो मिस किया हो कोई बात नहीं, मैंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, आज मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि सुबह 6 बजे क्लास क्या होगी, हमारी लाइव होगी। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम वहां पे क्या कर सकें, मिल सकें। चलिए ईश्वरलाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आप शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बात क्या पहुंच सके और लोगों तक पहुंच सके। आज मैंने कहा जैसा हमारा इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारे भारत का इतिहास है, हमारा भारत क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश। कल हमारा आपनो राजस्थान कार्यक्रम था, आपने देखा था, उसमें हमने राजस्थान के बारे में अच्छी अच्छी बातें की। आज हिस्ट्री के साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, इंडिया क्या है, हमारे देश के बारे में जानेंगे। आपको अच्छे से जानने का, आप जुड़े रहिए अंत तक और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग क्या कर सकें, हमारे साथ में जुड़ सकें। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स मेरा थोड़ा पीछे रह रहा था, आज हम उसको रेगुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन हिस्ट्री पे आएंगे। चलिए एक करंट अफेयर्स की बात करें तो एक खबर है आपकी केरला से। अभी हाल ही में क्या रहा है, केरल जो राज्य है वो थोड़ा क्या रहा है, न्यूज में रहा है। केरल से एक खबर है, उसके बारे में बात करते हैं। केरल आप जानते हो भारत का दक्षिणतम राज्य है, तमिलनाडु और केरल। जब आप मैप कभी देखते हो तो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे केरल राज्य कोस्टल एरिया है, यानी समुद्र के तट पे ये राज्य पड़ता है। अगर समुद्र तट की बात करें, बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य जो किस पे पड़ते हैं, समुद्र तट पे पड़ते हैं। जैसे बलराज जाखड़, वेलकम टू माय लाइव बलराज, एक बार आप शेयर कर दीजिए फिर अपन बात शुरू करते हैं। तो हम केरल की बात कर रहे हैं, तो केरल कोस्टल एरिया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, जल से लगती है। और तीनों तरफ से भारत किससे घिरा हुआ है, पानी से। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य आता है वो हमारा केरल राज्य है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। केरल ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है कि केरल में सबसे पहले हमारा मानसून पहुंचता है। जब बारिश होती है वो सबसे पहली बारिश कहां पे होगी, आपकी सबसे पहली बारिश किसके अंदर होगी, केरल राज्य के अंदर, क्योंकि तट पे पड़ता है तो केरल में सबसे पहले वहां पे मानसून पहुंचता है। अब इसके अलावा कई बार मानसून जब पहले पहुंच जाता है, जून में पहुंच जाता है, जून की शुरुआत में पहुंच जाता है, वहां पे बाकी हिस्सों में नहीं होती है, तो कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है। और जब बारिश केरल में ज्यादा होती है तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। और दूसरा, केरल कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे पड़ता है केरल, इस वजह से वहां किस चीज का खतरा ज्यादा रहता है, समुद्र में साइक्लोन आने का, यानी तूफान आने का खतरा। अभी आया आपको, अभी एक उड़ीसा में तूफान आया आमफून करके, उसके बारे में आज बात करेंगे, करंट अफेयर्स में रिलेटेड है। पहले मैं केरल के बारे में बता देता हूं। तो अगर आपको 2018 याद हो तो केरल में बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें क्या हुआ था, केरल में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब केरल राज्य में जब बाढ़ आती है, अब जब कभी भी कोई भी साइक्लोन आता है, जब कभी भी कोई तूफान आता है, सुनामी आती है, तो हमारे देश की एक संस्था काम करती है। वो संस्था पहले प्रिडिक्शन दे देती है, पहले बता देती है कि ये तूफान इस टाइम आने वाला है। जैसे अभी अपन को उड़ीसा पे तूफान पहुंचा नहीं है, फिर भी अपने को पता चल गया कि उड़ीसा में क्या है, तूफान आया है। हाँ, तो अभी आप काफी लोग जुड़े हैं, बॉस एंड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आप एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सभी शेयर जरूर कीजिए प्लीज। अब देखिए आप, तो केरल में क्या आने वाला, मानसून आने वाला है, तो अभी वहां पे बाढ़ आ जाती है। अभी एक संस्था का नाम बताता हूं मैं, उस संस्था का नाम है IMD, शॉर्ट फॉर्म में हम IMD कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान होता है वो क्या करता है, आंकड़े जारी करता है कि भाई इस टाइम ये जो तूफान है ये इस क्षेत्र में पहुंचेगा, इस टाइम इतनी स्पीड से पहुंचेगा, इस तरह से सरकार को काम करना है, वहां के लोगों को वहां से खाली करना है। ये सारी कौन सूचनाएं देता है, भारत का मौसम विज्ञान है वो देता है। उसको हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD कहते हैं शॉर्ट रूप में। अभी क्या हुआ, केरल सरकार ने ऐसा क्या किया कि ये विषय क्यों बना, केरल सरकार ने क्या किया है, जो हमारा ये जो IMD होता है, ये संस्था होती है, इसके क्या लगे होते हैं, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होते हैं, यानी वो जगह, वो स्थान जहां से ये सूचनाएं देते हैं। तो वो केरल के अंदर 15 लगे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगे हुए। जैसा राज्य, जैसी आपदाएं आने का खतरा ज्यादा वहां ज्यादा होते हैं, जहां आपदाएं आने का कम खतरा होता है वहां क्या रहता है, कम। तो केरल के अंदर क्या लगा हुआ है, ऐसे स्टेशन लगे हुए 15, और केरल सरकार ने 15 ऐसे स्टेशन की और मांग की, लेकिन भारत का जो ये विभाग है, ये डिपार्टमेंट है, क्या नहीं कर पाया, उनको केरल को नहीं पहुंचा पाया।
ऐसी स्थिति में केरल में अभी क्या आने वाला, मानसून आने वाला है, तो बाढ़ आने का खतरा है, उनको तूफान आने का खतरा ज्यादा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ प्राइवेट कंपनियों को डिप्लॉय किया, कुछ प्राइवेट कंपनियों को वहां पे लागू किया, और वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनियां क्या करेगी, वहां पे ऐसे आईएमडी और बनाएगी, एएमडी और बनाएगी, यानी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बनाएगी। उन कंपनीज के नाम बता देता हूं आपको, एक स्काईमेट वेदर, वाइंडली, जेबीएम वेदर और अर्थवाइड वेदर, ये कंपनीज है जो क्या करेगी, वहां पे लगाएगी। तो ये जब केरल को लगा, केरल सरकार, आप एक तो बहुत सेंसिटिव सरकार की, राजस्थान, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे बढ़िया काम केरल सरकार का, किसको लेके, कोरोना को लेकर। आपने देखा होगा शुरुआत में सबसे पहला केस वहीं आया, और आज आप वहां देखिए सबसे नीचे की लिस्ट में कौन नजर आएगा, केरल नजर आएगा। तो प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में केरल को राज्य सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने इस डिपार्टमेंट से मांग की थी, तो ये डिपार्टमेंट जब, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा राज्यों में आपको क्या करना होता है, प्रोवाइड करवाना होता है, तो ये जब नहीं करवा पाए तो इसको लेकर क्या हुई, काफी विवाद का विषय बना और केरल ने इस पे लेके आए। इसके अलावा केरल में क्या लगाए गए, डॉपलर राडार लगाए गए। राडार क्या होता है, तरंगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है और जल्दी से सूचना बता देता है। देखिए आप अगर वायुमंडल देखते हो तो वायुमंडल की मैंने एक दिन आपको शायद परतें बताई थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। जो आयन मंडल होता है वहां से क्या आती है, तरंगे आती है, और वो तरंगे क्या करती है, हमारी पृथ्वी पर सूचनाएं पहुंचाती है। तो ये जो डॉपलर राडार होता है वो अभी केरल में एक ही है, और वहां से उनको कम सूचनाएं मिल रही है कि कब तूफान आएगा, कब बारिश हो सकती है, कब उनका मानसून आ सकता है। अब केरल सरकार ऐसे और डॉपलर राडार लगाएगी ताकि इनसे पता चल सके। वो क्या बताते हैं, डॉपलर राडार क्या काम आता है, एक्यूरेट क्या बताता है, कितना रेनफॉल होगा, यानी कितनी बारिश होगी, वेदर कैसा रहेगा, तूफान आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में बताएंगे। तो ये तो बातें किसकी थी, आपके केरल राज्य के बारे में, कि केरल राज्य ने जितना उनका जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, एसडीआरएफ का उनका जो फंड है, उसका क्या करेंगे, वो 10% किसके ऊपर लगाएंगे, उसका 10% इस डॉपलर राडार लगाने में। और ये जो कंपनी है, इन कंपनीज को पैसा देंगे, और वो कंपनीज वहां पे क्या लगाएगी, उनके लिए एएमडी लगाएगी, यानी ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम लगाएगी, ताकि उनको पता चल सके कब बाढ़ आने वाली है, कब उन क्षेत्र में क्या होने वाला है, तूफान वगैरह आने वाला है। तो ये चीज थी रिलेटेड किससे, करंट से रिलेटेड। ऐसी कैसी एक चीज अभी आपने देखी होगी करंट से रिलेटेड, एक तूफान आया है जो बांग्लादेश में पहले प्रवेश होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर भारत के एक राज्य उड़ीसा में आएगा। और वो क्या होने वाला, अभी 1 या 2 दिन, आज टकरा चुका है शायद, और या फिर कल तक टकरा सकता है। उस तूफान का नाम याद रखना आपको, एम्फन तूफान नाम, एम्फन नाम रखा गया उसका। ये साइक्लोन है, लेकिन जो संस्था है, विश्व की जो सबसे बड़ी मौसम विज्ञान की संस्था है, उस संस्था ने इसको क्या घोषित कर दिया, सुपर साइक्लोन घोषित कर दिया है। एक होता है साइक्लोन जिसकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, ये नुकसान कब पहुंचाता है। एक होता है सुपर साइक्लोन, वो क्या करता है, उसकी स्पीड क्या होती है, 240-250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, तो वो क्या करता है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी जो विश्व की संस्था उसने कहा है कि ये जो अभी आने वाला है उड़ीसा के अंदर, ये 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आएगा। इसका लैंडफॉल का अर्थ क्या होता है, यानी जमीन से कब टकराएगा। अभी तो कहां पे है, ये समुद्र में है। ऐसे तूफान उठते कहां से हैं, तो समुद्र के अंदर से। जब क्या होती है, आंतरिक हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, तब समुद्र के अंदर भंवर बनता है, और वो वहां से घूमता हुआ ऐसे चक्रवात क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। क्योंकि हमारा जो भारत है वो कौन से कटिबंध में पड़ता है, मई में आ गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जो मई वगैरह जून वगैरह में आते हैं वो थोड़े कम क्या होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, वो नुकसान कम पहुंचाते हैं। अक्टूबर नवंबर में आते हैं वो बंगाल की खाड़ी के छोरे ज्यादा नुकसान पहुंचा, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी इसको सुपर साइक्लोन की क्या रखा गया है, श्रेणी में रखा गया। बे ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, अगर आप कभी भारत का नक्शा देखोगे तो भारत के तीनों तरफ पानी है, और हम भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप वो एरिया कहलाता है जो तीनों तरफ क्या हो, पानी हो। तो अगर आप भारत का मैप ढंग से देखो, कभी नीचे अगर आप देखते हो तो एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी का अर्थ होता है ऐसी जगह जो चारों तरफ से जमीन से गिरी हुई हो, एक तरफ क्या हो, पानी से गिरी हुई हो, उसको खाड़ी कहते हैं, और गड्ढे टाइप होती है। तो बंगाल के पास में इसका नाम क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। तो इसके अंदर साइक्लोन आया, ये अब पहले कहां टकराएगा, इसका लैंडफॉल कहां होगा। लैंडफॉल का अर्थ होता है कहां पर ये जमीन पे पहले टकराएगा, तो ये जमीन पे पहले टकराएगा बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। अब 1971 में भारत से क्या हुआ था, अलग हुआ था। पहले ये हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान का, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। पहले वहां जाएगा, फिर वहां से पश्चिम बंगाल आएगा, बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य, फिर कहां पे आएगा, भारत के उड़ीसा राज्य में। लैंडफॉल का अर्थ होता है जहां पे जमीन से क्या होगा, ये टकराएगा। अब इसका नाम रखा गया है जो एम्फन, ये किसने रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो नाम रखती है एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, WMD ये डिपार्टमेंट होता है। ये संस्था क्या करती है, इन तूफानों के नाम रखती है। अगर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई तूफान आता है तो 8 देश है जो इसका नाम रख सकते हैं। वो 8 देशों के नाम बता देता हूं आपको, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, और एक और कंट्री है आपका
थाईलैंड। ये जो कंट्रीज हैं ये क्या कर सकती है, इनका नाम रख सकती है। इस साल वाला जो ये एम्फन नाम रखा है ये किसने रखा है, ये भी आपको एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं कि भाई जो 2020 में क्या आया था, तूफान आया था उड़ीसा में, उसका एम्फन किस देश ने नाम रखा है। तो ये आठ देश है। एक देश क्या कर सकता है, 8 नाम सजेस्ट कर सकता है। एक देश कितने नाम सजेस्ट कर सकता है, 8 नाम। और WMD क्या करेगा, उसमें से किसी एक नाम को रखेगा। तो अभी जो नाम रखा गया एम्फन, ये किसने रखा है, थाईलैंड ने रखा है। ध्यान रखना, ये किसने रखा है, थाईलैंड ने इसका नाम रखा है एम्फन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इससे होता क्या है, जब कभी भी साइक्लोन आता है या सुपर साइक्लोन आता है तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इससे प्रभाव पड़ता है हैवी रेन होती है, बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी। कहां पर, जहां पे कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब होता है जहां पे समुद्र का किनारा है, वहां पे क्या होगी, भारी बारिश होगी। इसके अलावा वहां पे वाइंड बहुत ज्यादा तेज चलेगी, हवाएं जो समुद्री हवाएं होती है वो बहुत तेज चलेगी, यहां तक कि पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, कई बार गाड़ियां उड़ जाती है, लोगों के घर बर्बाद होते हैं। कच्चे घर है तो वो उड़ जाएंगे, पक्के घर है तो वो उड़ जाएंगे। साथ ही साथ समस्या वहां आती है, एक तो भारी बारिश, साथ ही साथ में हवाएं, और साथ ही साथ में समुद्र की जो लहरों वाला पानी है वो भी। तो ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे समुद्र से पानी आ रहा है, हवाएं तेज चल रही है, तो लोगों को एक साथ बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पावर ग्रिड फेल हो जाता है। प्लीज कीप स्पीड स्लो। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, मैं अभी स्पीड स्लो रखता हूं। चलिए, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक चीज क्या हो जाएगी, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड किससे कहते हैं, लाइटिंग सिस्टम, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है तो ये पावर ग्रिड के थ्रू आती है। यानी किसके थ्रू आती है, इलेक्ट्रिसिटी खंभों के थ्रू आती है, वो खराब हो जाएंगे, पावर ग्रिड खत्म हो जाएगा। इसके अलावा रॉड टूट जाएंगे सब भारी बारिश की वजह से, और इसके अलावा पेड़ गिर सकते हैं उनके ऊपर, या पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ खिसक करके क्या भूस्खलन कहते हैं उसको, लैंडस्लाइड हो जाएगी, और लैंडस्लाइड होके क्या आ जाएगा, जमीन रोड पे क्या आ जाएगी, पत्थर वगैरह आ जाएंगे। रेलवे सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सुविधाएं होती है, टीवी वगैरह, ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि आसमान में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, साइक्लोन से हवाएं आ जाएगी, बादल आ जाएंगे, तो वहां पे एंटीना या फिर जो हमारे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये समस्याएं सामना करनी पड़ती है जब क्या आता है, साइक्लोन आता है। तो अभी कहां आने वाला है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। इसके लिए सर कौन काम करता है, एक संस्था काम करती है, उसका नाम याद रखना है, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक और संस्था काम करती है इसके लिए, SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक और संस्था काम करती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कितने हो गए, 3, NDMA, SDMA, NDDMA, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। पहले आएगा तो किसी जिले में आएगा, जिला किससे जुड़ेगा, राज्य को सूचना देगा, राज्य नेशनल लेवल पे सूचना पहुंचाएगा, और उस आधार पे इसका क्या किया जाएगा, आकलन होगा। तो ये इनकी क्या, NDMA की क्या प्लानिंग रहती है, NDMA ये प्लानिंग रखता है, NDMA ये प्लानिंग रखता है कि सबसे पहले तो इसको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, कैसे भी करके इसको रोका जाए। यानी जब तक ये लैंडफॉल होता है, जमीन तक पहुंचता है, उनकी ये कोशिश रहती है कि इसकी गति क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन इस गति अपने हाथ में नहीं होती, ये प्राकृतिक होता है। अगर प्राकृतिक रूप से कम हो जाए ठीक है, नहीं हो तो मनुष्य उसमें रोक नहीं सकता है। उसके बाद ये चीज देखते हैं कि कुछ ऐसे उपाय किए जाए जो प्री डिजास्टर फेज में हो जाए, यानी उसके आने से पहले ही कुछ उपाय कर दिए जाए। वो उपाय क्या होंगे, जहां पे आने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि हमारे सूचनाएं बता देते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट बता दें कि इतनी तारीख को आने वाला है। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा संभावना आने की, वहां पे क्या करते हैं, उस क्षेत्र को खाली कर देते हैं। यानी उस क्षेत्र को क्या किया जाएगा, इसको खाली कर दिया जाएगा साइक्लोन, और उससे पहले क्या करें, शेल्टर्स बना दिए जाएंगे लोगों को रखने के लिए, वहां पे शेल्टर्स बना दिए जाएंगे, और एवेक्यूएशन किया जाएगा, एवेक्यूएट यानी लोगों को वहां से निकाल करके क्या कर दिया जाएगा, उन शेल्टर्स में पहुंचा। जब वो तूफान आएगा तो बहुत कम क्या होगा, मानवीय नुकसान कम होगा, और जो चीजें वहां से जरूरी चीजें वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। ये काम कौन करता है, तो ध्यान रखना, IMD, NDMA, SDMA, इन संस्थाओं के आपको नाम याद रखने, कई बार क्या कर लिए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कीजिए। जैसे खासकर किसको अवेयर करना होता है, खासकर अवेयर करना होता है मछुआरों को। मछुआरे जो होते हैं उनकी पूरा जीवन किस पे रहता है, मछलियां पकड़ने में, और समुद्र में वो क्या करते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं। ऐसा साइक्लोन जब आता है तो समुद्र में उसकी गति बहुत ज्यादा होती है। अगर आप नाव लेकर के समुद्र में जाओगे, अगर आप मछुआरा और समुद्र में जाओगे तो हो सकता है आप उस नाव के साथ ही बह जाओ, और बहुत मुश्किल है आपको फाइंड आउट करना। और कई बार क्या होता है, अभी जो कोस्टल एरिया जो हमारा है, किनारे वाला क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, मछलियां कम होती है। तो जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं, उस समुद्र के किनारे से दूर मछलियां लाने जाते हैं, तो उसमें 5-6 दिन लग जाते हैं उनको वापस आने में। तब तक अगर उस तरफ से क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो वो उनको क्या कर सकता है, उनकी जान खतरे में डाल सकता है। तो
तो सरकार ने एक योजना भी आई थी पहले, उसमें मछुआरों को क्या करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं, और इस मछुआरों को जीवन पे क्या होता है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब मछलियां नहीं मिलेगी उनको तो उनका जीवन बहुत मुश्किल, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर टाइप होते हैं, दिन को मछलियां खरीदते हैं, रात को बेचते हैं, उसी से उनका भोजन चलता है। तो उनको सुरक्षित रखना ये भी काम किसका हो जाता है, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है। पिछले साल ऐसा आया था जिसमें उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा, उड़ीसा सरकार ने बहुत अच्छा क्या किया था, कोशिश किया था। हम आशा करते हैं कि अभी आने वाला है तो इसमें भी उड़ीसा सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार क्या करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत कम जनहानि होगी। पिछले साल बहुत अच्छा काम किया तो उसको पूरी दुनिया में क्या हुई थी, प्रशंसा हुई थी ऐसे अच्छे काम के लिए। हम आशा करते हैं इस साल भी ऐसा ही काम होगा। लेकिन समस्या कहां आ रही है, समस्या आ रही है कि ये दोहरी मार हो गई। एक तो क्या हो गया, कोविड-19 आ गया, कोरोना से लड़ो देश के अंदर, राज्य के अंदर, फिर किनारे पे जाकर के किससे लड़ना है आपको, इस तूफान से, एम्फन से लड़ना है। इसके अलावा तीसरी समस्या है माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, यानी जो वहां पे जो मजदूर लोग अभी घरों से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनको संभालना भी काफी क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो ये तीन चार चीजें क्या आ रही है उनके लिए एक साथ आ रही है, तो उनको क्या हो रहा है, इससे समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम आशा करते हैं ये कम स्तर पे बात पे पहुंचे। चलिए, ये तो बात की अपन ने किसके बारे में, इस साइक्लोन के बारे में। अब मैंने अभी आपको बताया था कि साइक्लोन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अभी एक और न्यूज रही, जो हमारा लाइट सिस्टम है या इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, ये भी न्यूज में रहा। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था, यानी एक एक्ट बनाया होता है, कोई भी चीज हम देखते हैं उसमें क्या बना होता है, उसका एक्ट होता है। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम होता है, उसके नियम और रेगुलेशन बनाया होता है कि भाई कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है किस तरह से काम करेगा, इसके लिए ये नियम है। हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह काम करेगा, उसके लिए ये नियम है। पर्यावरण विभाग कैसे काम करेगा, वन विभाग कैसे, प्रत्येक विभाग के लिए क्या होता है, रेगुलेशन सरकार फिट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लिए कब रेगुलेशन आए थे, तो एक्ट याद रखना, एक्ट 2003 में ये एक्ट बना था। उसमें अभी सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जब घोषणा की तब क्या किया, वित्त मंत्री जी ने इसको क्या किया है, बदलाव किया इस एक्ट के अंदर। चलिए, आप काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं और हम अच्छे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि हम और अच्छी बात, ये अंतिम व्यक्ति तक, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंच पाए। नॉलेजेबल बात है, करंट अफेयर्स है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम नहीं भी है तो भी आपको क्या करेगा, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपकी नॉर्मल लाइफ में, आपकी लाइफ में। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। तो अभी उन्होंने घोषणा की है कि हम इस 2003 के एक्ट में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। और क्या बदलाव किए जाएंगे वो बताते हैं। एक तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट होती है, ये एक समवर्ती सूची का विषय है। इट्स अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। कंकरेंट लिस्ट का अर्थ होता है, समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। देखो, तीन सूचियों में कई बार बता, फिर से मेंशन करता हूं, आपको ध्यान रखना। एक केंद्रीय सूची होती है जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक राज्य सूची होती है जिसके ऊपर राज्य सरकार, एक समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों सरकारें क्या बनाती है, कानून बनाती है। ये जो विषय है ये समवर्ती सूची का है। अभी क्या हुआ, इसका थोड़ा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा सा क्या कर लिया है, ज्यादा ग्रिप कर लिया, ज्यादा पकड़ बना लिया, कुछ नियमों में बदलाव करके। वो नियम क्या बदले गए वो बताते हैं। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा इसमें, सर मैंने शेयर कर दिया, थैंक यू। और लोग भी बॉस एन की तरह शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाए और हम अच्छे से बात कर पाए। जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं और लोग जुड़ते हैं, ज्यादा लोग जुड़े होते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी अच्छे से आप क्या कर सकता हूं, आपसे बात कर सकता हूं, कनेक्ट हो सकता हूं। आप समझ सकते हो 45 मिनट से 1 घंटे तक बैठे रहना और आपको सूचनाएं देना, वो भी कम शेयर के साथ, तो वो तो आप समझ सकते हो मैं डिमोटिवेटेड होता हूं। इससे अच्छा आप एक बार शेयर कर दोगे, मैं भी अच्छे से आपको क्या कर पाऊंगा, एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चलिए, आई होप यू विल डू दिस। चलिए, वीकन स्टेटस कंट्रोल ऑफ, जो गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, उनका थोड़ा कंट्रोल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसका रीजन बताते हैं, डिस्कॉम बोलते हैं। डिस्कॉम वो कंपनीज होती है जो हमारे घरों तक क्या पहुंचाती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। डिस्कॉम वो कंपनियां हैं जो हमारे घरों तक क्या पहुंचाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले लोग अलग होते हैं। जो लाइट बनती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है रिन्यूएबल और एक होती है न्यूएबल। यानी ऐसी रिन्यूएबल का अर्थ होता है ऐसी लाइट, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी ऊर्जा जिसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और जो न्यूएबल होती है, नॉन न्यूएबल होती है, जिसको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, वो कौन सी होती है, जैसे परमाणु ऊर्जा है, कोयले से बनाई हुई ऊर्जा है, इसको हम क्या नहीं बना सकते, दोबारा नहीं बना सकते, एक बार यूज कर लिया तो फिर नहीं बना सकते। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, बायोगैस है, इसको हम दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक लाइट मिलती रहेगी, हम बना सकते हैं। जब तक पानी है तब तक हम लाइट बना सकते हैं। इसके अलावा जब तक पवन हवा चलेगी तब तक क्या हम लाइट बना सकते हैं। तो सरकार किस पे जोर दे रही है, रिन्यूएबल पे, यानी जो चीजें, जो लाइट दोबारा बना जा सकती है कम खर्चे में। इसका क्या हो रहा है, इसको बनाने में खर्चा ज्यादा आता है, कौन सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में। तो जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो पीछे कंपनियां जो बनाती है उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अभी केंद्र सरकार ने थोड़े से नियम क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं।
इसके अंदर क्या होता है, टू टैरिफ पॉलिसी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो क्या करती है, इसके अंदर नियम बनाती है। इसमें डिस्कॉम को एक फिक्स रेट के अंदर कंपनी से, इसे जो कंपनी लाइट बना रही है उससे खरीदना पड़ता है और फिर कहां तक पहुंचाना, कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है। तो फिक्स रेट देना पड़ता है, तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, इसका बहुत ज्यादा पैसों का बर्डन आ जाता है। अभी कोविड-19 है तो सारी कंपनियां क्या आ गई है, अभी क्या आ चुकी है, इसके अंदर बर्डन में आ चुकी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसों का भार बढ़ गया। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में अभी देखना, आप कुछ आने वाले दिनों में आपको कट मिलेगा, यानी कुछ घंटों के लिए दिन में आपको लाइट नहीं मिलेगी। उसका रीजन यही रहेगा क्योंकि अभी ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप क्या कीजिए, जो डिस्कॉम कंपनी है उनको राहत दीजिए। तो उसको राहत देने के लिए ये चीज होगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बिल महंगे हो जाए। बिल महंगे का रीजन ये है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और डिस्कॉम पे भार बढ़ा दिया। जब भी डिस्कॉम पे भार बढ़ता है पैसों का, उनके पास पैसों की कमी आती है, तब क्या करते हैं, वो कंज्यूमर पे डालते हैं। यानी कंज्यूमर मतलब मैंने बताया था उपभोक्ता पे डालते हैं। हम लोगों, उपभोक्ता कौन है, लाइट का यूज कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो वो हम लोगों पे डालते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उसका हमें क्या पटाना पड़ता है थोड़ा सा। इसके अलावा के अंदर इसी बिल में ये व्यवस्था की गई, जो सब्सिडी है तो राज्य सरकार उस सब्सिडी को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। जो बीपीएल परिवार के लोग हैं या और जो जिन लोगों को सब्सिडी मिलती थी, यानी जो बिल जितना आता था उसका कुछ कट होकर के राज्य सरकार भरती थी, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको क्या हो, उसमें कटौती नजर आए, आपको थोड़ा ज्यादा क्या करना पड़ सकता है, भरना पड़ सकता है। इसके अलावा एक कमेटी बनाई है, स्टेट रेगुलेटर अपॉइंटमेंट, यानी इसके अंदर जो लोग अधिकारी काम करते हैं उसकी इतने दिन कौन नियुक्ति करता था, राज्य सरकार नियुक्ति करती थी, लेकिन अब उनकी नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, जिसकी वजह से इसका क्या हो चुका है, सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। थोड़ा सा इस बात के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज के करंट अफेयर्स के बारे में बताई, आई थिंक इतनी है। एक और करंट अफेयर्स वो बता देते हैं, फिर अपन हिस्ट्री पे आते हैं। अपना जो मैंने कहा था आज हमारा हिस्ट्री डे है, तो एक और चीज है, एक है पुलिस ब्रूटैलिटी एज कॉलोनियल पॉलिसी, यानी पुलिस की ब्रूटैलिटी। पुलिस का मतलब आप जानते हो, पुलिस जो हमारे देश की कोरोना के लिए काम कर रही है। अब उसमें क्या हुआ, पुलिस ने, आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत से लोगों को क्या किया जा रहा है वहां उनके द्वारा, एमके रैंकमून, नमस्ते नमस्ते। चलिए अब देखिए, पुलिस द्वारा काफी लोगों को क्या किया गया, पीटा गया। अब उसको लेकर के थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंसर्न हो रहा है कि ये जो पिटाई हो रही है लोगों की, ऐसी पिटाई कब होती थी, 1947 से पहले जब हम अंग्रेजों के राज में हुआ करते थे, तब क्या होती थी, पुलिस द्वारा इस तरह से क्या किया जाता, पिटाई किया। आज आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में लोगों को बुरी तरह से क्या किया गया, टारगेट करके भी कई बार पुलिस ने पीटा, कई बार ऐसे लोग नहीं माने तो भी पीटना पड़ा। ये कब होता था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ। अब हमारा देश क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। इस तरह पुलिस किसी को क्या नहीं कर सकती है, बीटन अप नहीं कर सकती, थोड़ी पिटाई नहीं कर सकती है। तभी क्या हुआ है इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, हमने अंग्रेजों से पुलिस सिस्टम चल रहा है, जो अंग्रेज बना के गए वही पुलिस सिस्टम हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो सिस्टम यूज करते आ रहे हैं तो उससे नुकसान ही हुआ। अंग्रेज क्या करते थे, अपने देश के अंदर कैसा सिस्टम बनाते थे, लंदन सिस्टम लागू, लंदन पॉलिसी सिस्टम। उसमें क्या होता है, पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है, यानी जनता को पुलिस के सेवा क्या करना है, हेल्प करना है, और पुलिस जनता की हेल्प करेगी। ऐसा सिस्टम उन्होंने रखा अपने देश में। भारत जैसे देशों में आते थे तब वो क्या करते थे, आयरिश कांस्टेबल सिस्टम रखते थे, यानी जनता की क्या की जा सकती है, अगर जनता नहीं मानती तो पिटाई भी की जा सकती है बिना कोई कारण पूछे ऐसे। तो वो उन्होंने भारत में आयरिश सिस्टम लगा रखा था। उसके जो नियम है आज भी हमारे देश में क्या है, वैसे के वैसे बने हुए हैं। इस वजह से, उन सिस्टम्स की वजह से अभी क्या हो रहा है, थोड़ा कंसर्न हो रहा है कि पुलिस को इस तरह से क्या नहीं करना चाहिए लोगों को। हाँ कारण है, आप पीट सकते हो, लेकिन पीटना कोई कारण नहीं होता। पुलिस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। पुलिस किसी को जेल में डाल सकती है, उसको जो पिटाई की जाए उसको सजा दी जाए कि नहीं दी जाए, ये फैसला होता है कोर्ट का। लेकिन इस बार आपने देखा कि बहुत सारी जगहों पे क्या किया गया, पिटाई। अब ये बात सही है कि पुलिस को यूज करना पड़ता है, लोग नहीं मानते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी चीजें भी देखी गई, जैसे कोई माइग्रेंट वर्कर्स है, ट्रक में चढ़ के घर आ रहे हैं, वो लोग बेचारे 3-3, 4-4 दिन से भूखे ट्रक के अंदर आ रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें उतार के पीट रहे हैं। वो जो चीज थी उसको क्या किया गया, यहाँ पे इस आर्टिकल में, इस अखबार के आर्टिकल में लिखा है कि ऐसा क्या नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती है। यहां उन्होंने कुछ कारण बताए हैं कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं करती है। एक तो पुलिस को मानव अधिकार होते हैं, उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण। दूसरी, पुलिस ने क्या किया, वायलेंस क्यों किया है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। आपको अगर भारत में पता हो तो इंडिया के अंदर 1 लाख पर 222 पुलिसमैन होने चाहिए। होने कितने चाहिए, 1 लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। ये यूएनओ की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, उसकी रिपोर्ट है कि 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। भारत में 100 से भी क्या है, कम है, 100 के आसपास है। यानी अब जनसंख्या ज्यादा, पुलिस वाले क्या है, कम। ऊपर से पुलिस वालों का वर्किंग आवर्स ज्यादा है। पुलिस वालों को कम से कम 24 घंटे, मान लो आप 24 घंटे उन्हें काम पे ड्यूटी, उन्हें बाकी जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नौकरी में लोग होते हैं, उनको छुट्टी मिलती है।
8 घंटे ड्यूटी किया, 8-9 घंटे ड्यूटी किया, उसके बाद छुट्टी मिल जाता है। पुलिस ऐसा जॉब है जहां पे आपको छुट्टी नहीं मिलता, हो सकता है कभी 24 घंटे काम करना पड़े, कभी 18 घंटे, मैक्सिमम आपको 15 से 16 घंटे अगर लेके चले तो उनको काम करना पड़ता है। इस 15 से 16 घंटे के काम में उनको एक तो स्ट्रेस होता है, मानसिक स्ट्रेस होता है, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं और दिमाग में भी इतना संतुलन, तो वो उसी कारण परेशान होकर के उनका निशाना कौन हो जाते हैं, ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स या जो लोग बाहर जा रहे होते हैं वो लोग। इस कारण अभी सरकार ने क्या किया है, अभी एडिटोरियल में क्या कहा गया, इस अखबार के इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि सरकार को एक तो वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए, यानी जितनी रिक्वायरमेंट 1 लाख पे 222 है तो वो होने चाहिए। दूसरी इन्होंने कहा है कि इनकी जो पुलिस वाले होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, उनकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर यानी साइकोलॉजी के ऊपर क्या होनी चाहिए, अच्छी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो लोग लोगों की साइकोलॉजी समझ सके, कौन गलत है कौन सही है उसका डिसाइड कर सके, बायस नहीं हो, पक्षपाती नहीं हो और किसी की ऐसे ही पिटाई नहीं करे। इसके लिए क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी। ये इस अखबार के अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया। और ये भी कहा गया है इनके जो घंटे हैं 15-16 घंटे काम करना पड़ता है, अगर वैकेंसीज बढ़ाओगे तो इनके घंटे कम हो जाएंगे, यानी आवर्स कम हो जाएंगे। 8 से 9 घंटे मैक्सिमम क्या होना चाहिए एक पुलिस वाले को काम करने का मौका मिले। अगर सरकार इन चीजों पे काम करती है तो पुलिस वालों को क्या नहीं होगा, इस तरह की चीजों से सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये था करंट अफेयर जो मैंने बताया, केरल के बारे में बताया, एम्फन तूफान के बारे में बताया आपको, और इसके अलावा आपको किसके बारे में बताया, पुलिस ब्रुटैलिटी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। ये तो हमारा आज करंट अफेयर्स हो गया। चलो आज थोड़ी सी बात करेंगे, अभी 15-10 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। हमारा आज का जो मैंने आपको शेड्यूल दे रखा है उसके हिसाब से देखें तो वो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। चलिए आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, बाद में और भी लोग जो जाए तब बात करें। चलो तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में। इसके अगर आपको पता हो तो भारत जो हमारा भारत है उसके 4 नाम है। अभी आप नॉर्मली भारत का नाम जहां सुन रखा हो आपने, हिंदुस्तान नाम भी सुन रखा है आपने, इंडिया नाम भी सुन रखा है, और इसके अलावा एक और नाम है, वो नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। 4 नाम है, तो आपको एक एक नाम बताते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट किसे कहते हैं? भारत के अंदर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम जो मनुष्य है, हमारी जो प्रजाति मनुष्य प्रजाति होमो सैपियंस प्रजाति की बात करें तो 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर आई थी। कितने लाख साल पहले उद्भव हुआ हमारा मनुष्य का, पृथ्वी पर उद्भव हुए 20 लाख साल हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उससे पहले और डायनासोर होते थे और सारे जीव होते थे, लेकिन मनुष्य जो है ये कब आया है, 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर आया। 20 लाख साल पहले मनुष्य का उद्भव हुआ, उसके बाद मनुष्य ने विकास करना शुरू किया। उस वक्त मनुष्य घुमक्कड़ जीवन जिया करता था। घुमक्कड़ का मतलब होता है एक स्थान पे नहीं रहते थे, एक स्थान दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। इसके बाद में मनुष्य क्या हुआ, 3 काल आते हैं। सब मॉर्निंग में क्लास होती है क्या? हाँ, मॉर्निंग में क्लास होती है। मॉर्निंग सुबह 6 बजे इंग्लिश का क्लास है, 8 बजे साइंस है, 12 बजे आपका फिर से सोशल साइंस है, हिंदी एंड जीके समझ सकते हैं आप उसको, हिंदी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 4 बजे मैथमेटिक्स का क्लास आएगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव होगा, ठीक है। 6 बजे वाला इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो अभी देखिए मैं क्या बताऊं, इंडिया के बारे में आपको बता रहा था। तो अब इंडिया क्या है, आर्यभट्ट नाम कैसे पड़ा? 3 एज होते हैं, एक कहते हैं पाषाण एज, एक कहते हैं उसको ताम्रकाल, और एक कौन सा युग कहते हैं उसको, लोह युग कहते हैं। जो पाषाण एज था, पाषाण एज का मतलब क्या होता है, जब वो समय जब क्या मनुष्य क्या करता था, जो उसके हथियार वगैरह क्या थे, पत्थर के थे, यानी पत्थर की चीजों का यूज किया करता। जैसे कुल्हाड़ी चाहिए तो पत्थर की बनी होती थी, हर चीज पर आग जलाना वो भी पत्थर से। मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा, मनुष्य ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। जो हम आज आग जलाते हैं माचिस से या लाइटर से, ये पहला प्रोसेस नहीं है। पहले जब पहली बार मनुष्य ने आग जलाना सीखा था तो वो आपस में पत्थर टकरा के क्या करता था, आग जलाता था। पहले मनुष्य शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, जैसे पशुओं का मांस खाना, ये फिर पशुओं के मांस को उन्होंने क्या किया, गर्म करके खाना शुरू किया, क्योंकि क्या हो गई, आग की खोज हो गई। उसने फिर पहिए की खोज की। पहिए कैसा पहिया, लकड़ी का जो गट्ठा होता है उस गट्ठे को घुमाते थे और उससे पहिया, ये पहला पहिया था। और आज वही पहिया आप समझ लो हवाई जहाज का पहिया, रॉकेट का पहिया, और दूसरे ग्रहों पर जा रहा है। वो आप देखिए एक व्हीकल से लेके आज हम उस व्हील से लेके उस पहिए से लेके आज हम यहाँ तक प्रगति कर चुके हैं। ये हमारे मानव की प्रगति है, क्योंकि हम पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है। तो यहां तक हम प्रगति कर चुके हैं। उस प्रगति में पाषाण युग है। पाषाण के बाद सबसे पहले मनुष्य ने एक धातु खोजी, तांबा। ध्यान रखना, लोहा बाद में खोजा, पहले कौन सी धातु खोजी, तांबा खोजा। तांबे में टिन मिलाकर के उन्होंने कंसा बनाना शुरू किया। और फिर मनुष्य को लगा कि ये घुमक्कड़ जीवन सही नहीं है, और उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उसका विकास होता गया, बुद्धि विकसित होती गई, उसकी भाषा में समझने लगा और एक जगह रहने लगा। और रहना किसके किनारे रहने लगा, नदी के किनारे रहने लगा।
किसके किनारे? नदियों के किनारे मनुष्य ने निवास करना शुरू किया। तो उसी क्रम में भारत में एक जगह है सिंधु नदी बहती है, उसके किनारे लोग क्या होने रहने लगे और उसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज तो कभी करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसको हम स्पेशली लेके आऊंगा आपके लिए जब हिस्ट्री क्लास होगी। आज मैं नामों के बारे में बात करूं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई, जमीन के नीचे दब गई। कब खोजी वो बाद में कभी और बताऊंगा। उसके बाद एक नई और सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब वैदिक सभ्यता थी, उसको वैदिक सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 4 वेद लिखे गए इस काल के दौरान। 4 वेद लिखे गए, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना की गई, इस कारण इसको क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। कब से कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम है ये। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, यानी आज से अगर आप निकालते हो तो 2000 साल ये, 1500 साल वो, यानी 3500 4000 साल पहले की बात हो रही है। अब वेद जिन लोगों ने लिखे थे या ये वैदिक सभ्यता जिन लोगों ने बनाई थी वो आर्य जाति से थे। आर्य जाति के लोग हुआ करते थे, इस कारण आर्य जाति थे। उन्होंने भारत में रहने शुरू हुए। कहां रहने शुरू हुए? 7 नदियां हैं, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, 7 नदियों का समूह है। सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इनके आसपास का एरिया क्या कहलाता था? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। तो वहां पे ये लोग रहने शुरू हुए। ये लोग क्या करते थे? अपने से जो अपने खुद को श्रेष्ठ मानते थे और अपने से जो दूसरे लोग होते थे बाहर से, उनको ये श्रेष्ठ नहीं मानते थे, अश्रेष्ठ मानते थे, अनार्य कहते थे। और खुद को क्या कहते थे? आर्य। वो उनके सामाजिक सिस्टम होता था, उसके आधार पर ये खुद को आर्य कहा करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ? ये जिस क्षेत्र में रहते थे तो वहां पे ये सप्त सिंधु प्रदेश, क्या जाति इनकी? आर्य। इन्होंने क्या लिखी? वेद, इस कारण वैदिक सभ्यता। आर्य जाति है, इस कारण जिस क्षेत्र में रहते हैं, व्रत क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? आर्य व्रत। तो हमारे भारत का आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा? इस तरह से। क्यों? क्योंकि आर्य है जाति के लोग थे और व्रत आर्य क्षेत्र में रहते थे, इसका नाम क्या हो गया? आर्यव्रत हो गया। इन्होंने वेदों की रचना की। ये सबसे हमारा प्राचीन नाम था। ये सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास का एरिया हुआ करता था। अब इन्होंने वेद जो 4 लिखे, उसके बारे में भी आज बात नहीं करूंगा क्योंकि वैदिक काल में मैं गऊं तब फिर मेरा आश्रम में जाना पड़ेगा, फिर मुझे वर्ण व्यवस्था में जाना पड़ेगा, फिर मुझे बहुत सारी चीजों की डीप जाना पड़ेगा। और फिर आज हमारा क्लास में करंट अफेयर्स की वजह से काफी हो चुका है, तो फिर काफी क्या हो जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा। फिर कभी वैदिक काल। आज मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक दूसरा नाम आपके सामने आया, भारत। हाँ, तो भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम पड़ा, एक राजा हुआ करता था भरत, और उसने क्या किया? एक युद्ध लड़ा पुरुषनी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। 10 राज्य युद्ध कहते हैं। 10 राज्य युद्ध का अर्थ होता है यानी 10 राजाओं के साथ उसने युद्ध लड़ा और उन 10 राजाओं के समूह को इस भारत नाम के राजा ने हरा दिया। अब अगर आप हिंदी में कभी पढ़ाओ तो भारत व्यक्ति का नाम होता है और भारत के अगर उसकी जनता है तो उसको हम भारत कहते हैं। तो भारत जिस क्षेत्र पे राज करता है उसको क्या कहा गया? भारत कहा गया। ऐसा भारत नाम के एक नाम नहीं है, बहुत सारे भारत नाम है। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था, उसका नाम भी क्या था? भरत था। दुष्यंत और शकुंतला कौन थे? उनका पुत्र था जिसका नाम भरत था, और वो शेरों की क्या करते थे? जंगल में रहा करते थे, तो उनसे वो शेरों के बच्चों से खेला करता था वो भरत। इस कारण कहा जाता है कि हम शेरों की हम भारत की संतान खेलते हैं शेरों से। तो वो आपने कभी गीत सुना होगा, एक्चुअल लाइन तो कुछ और है। तो हम लोग क्या है, भारत के लोग जो होते हैं बहुत वीर होते हैं। उसका रीजन यही बताया जाता है कि भारत नाम के राजा। फिर भगवान राम, श्री राम थे, उनके भाई थे, उनका नाम भरत था। एक ऋषि थे हमारे, उनके बेटे का नाम भी भरत था। तो इस तरह से हमारे भरत नाम पे इसका भारत नाम पड़ गया। तो 2 नाम चीजें समझ में आया आपको, भारत और आर्यावर्त कैसे हुआ। फिर नाम आया हिंदुस्तान। अब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा कि ज्यादातर जो जनसंख्या रहती है वो हिंदू धर्म की रहती है, इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। नो, एक्चुअल रीजन ये नहीं है। हिंदू धर्म जो नाम पड़ा ये हिंदू धर्म नाम नहीं है, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, या इसको हम वैदिक धर्म कहते हैं। ये बाद में नाम पड़ गया कि हमारे देश धर्म का नाम हिंदू धर्म है। बाकी वेदों में वगैरह में कहीं उपनिषद वगैरह अगर आप कभी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां हिंदू नाम का कोई नाम ही नहीं है। वहां क्या नाम लिखा हो? सनातन धर्म, वेदांत धर्म, वैदिक धर्म, ये लिखे हुए हमारे देश। और वही हमारा एक्चुअल क्या था? धर्म था। अभी तो उसके बाद में क्या होता है, कैसे वो मैं एक दिन आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से वेद व्यवस्था के बाद में जाति व्यवस्था आ गई और उसने किस तरह से हमारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया। और आज जो हमारा धर्म का जो पूर्व स्वरूप सामने आया वो उसका रीजन क्या है, आप उन चीजों के बारे में आपको एक दिन बताऊंगा उस क्लास में। आज हम नाम पे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा? एक नदी बहती है सिंधु, अगर आपको पता हो, जम्मू कश्मीर से निकलती है, हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बहती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और इसकी 5 सहायक नदियां और है, जैसे चिनाब हो गई, झेलम हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई और व्यास हो गई। ये 5 जाकर के पाकिस्तान के कराची शहर है, वर्तमान में पाकिस्तान उस वक्त भारत में पड़ता था, वहां एक पंच नद का निर्माण करती है और फिर ये कहां पे? अरब सागर में मिल जाती है। ये जो नदी है इसका नाम सिंधु नदी है। और हम भारत
भारत कहते हैं शेरों की संतान। हाँ, ऐसा लाइन था, एक्चुअली आई फॉरगॉट दैट। चलिए, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइज मी। अब देखिए आगे, अब इसके बाद में क्या होता है, उसमें सिंधु नदी का नाम जो हम नॉर्मली स को ह पढ़ते हैं, जो फारसी भाषा का शब्द होता है, तो उसमें स को क्या पढ़ा जाता है, ह। जैसे अभी आप कभी सिंध जाते हो, कहाँ गए, हिंद गया है, तो हम स को क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं। तो यह साइड लाइन, हाँ। तो ये जो क्या हुआ, ये क्या हो गया आपका, इसका नाम हो गया। तो अब स को ह बोलते हैं, तो ये जो सिंधु था हिंदू बन गया, ठीक है। और स्थान इन जगह, हिंदुस्तान का अर्थ क्या हुआ, जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, हिंदुस्तान कहेंगे, ना कि हिंदू धर्म के क्षेत्र के लोग। हमारे धर्म का लोग है वो हमारा आर्यावर्त के नाम पे रहेगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान हो गया। फिर अंग्रेज लोग आए। अब इंडस जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम भी नहीं है। इंडस अंग्रेजी में सिंधु को इंडस कहते हैं, ठीक है, इंडस रिवर कहते हैं। तो इंडस हो जाएगा। इंडस नदी के आसपास का एरिया क्या कहलाएगा, इंडिया कहलाएगा। ये चार नाम हमारे देश के हैं, अच्छे से याद रखने चारों नाम आपको, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत एंड आर्यावर्त। आर्यावर्त आज बहुत कम यूज होता है, हिंदुस्तान, इंडिया और ये भारत तो आपने यूज करते हुए सुना भी होगा। ये सारी हिस्ट्री के अंदर चीजें होती है, उनको आपको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, एक दिन उस पर अपन पूरा डिटेल में बात करें जब हमारा हिस्ट्री का क्लास होगा। फिर वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता है वैदिक सभ्यता में, जो आश्रम व्यवस्था अगर आप देखते हो, वर्ण व्यवस्था देख रहे हो, अगर उसको देखा जाए तो उसको कैसे बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एक दिन बात करेंगे उसके ऊपर भी। आज आई थिंक काफी क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है, अब हमें रैप अप करना चाहिए। तो ये हमारे देश के क्या बने, नाम बने। चलिए, अभी कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि सर हिस्ट्री जो होता है उसको याद करना सबसे मुश्किल होता है। उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। हिस्ट्री आप सीक्वेंस में याद कीजिए। सीक्वेंस में याद करने का मतलब होता है इसको एक सीक्वेंस में पीछे से याद कीजिए। अभी मैं आपको तरीका बताऊं कैसे आप पूरा हिस्ट्री एक जगह पूरे दिमाग में, अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने बताया 20 लाख वर्ष पहले मनुष्य आया, वहां से आपको याद रखना है, लेकिन वहां से आपको टाइम याद नहीं करना है। टाइम आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये पहली सभ्यता थी जब मनुष्य स्थायी रूप से रहना शुरू हुआ। इसका जो टाइम है वो है 3100 ईस्वी पूर्व, मोटा मोटा लेते हैं अपन, 3100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ठीक है। कब से, 3100 से कहां तक, आपके 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व में क्या आ जाती है, वैदिक सभ्यता। कहां तक रहती है, 600 ईस्वी पूर्व तक। फिर 600 ईस्वी पूर्व में क्या आता है, महाजनपद काल आ जाता है, महाजनपद आ जाते हैं 600 से कब तक, 300 तक। इसी में बौद्ध धर्म आता है, इसी के अंदर दौरान जैन धर्म आ जाता है। फिर आपको क्या याद करना है, 322 ईस्वी पूर्व कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा साम्राज्य आ गया, मौर्य साम्राज्य। उसमें बिंदुसार शासक होता है, उसके बाद अशोक शासक होता है। फिर आपको उससे नीचे आना है, अशोक का जो शासक था, मौर्य साम्राज्य था, उसको किसने खत्म कर दिया, सुंग वंश आता है, पुष्यमित्र सुंग था, उसने समाप्त कर दिया। सर मुझे हिस्ट्री नहीं आती है, अभी आप सुनिए नहीं आती तो मैं जो बता रहा हूं ऐसे सीक्वेंस में अगर आप याद करोगे पूरा हिस्ट्री आपके अपने दिमाग में ऐसे सेट रख सकते हो, ठीक है। फिर सुंग वंश आता है, सुंग वंश खत्म हो जाता है कई सालों बाद। उसके बाद आता है एक वंश आता है सातवान वंश, ठीक है। वो सातवान वंश कई सालों तक भारत में शासक करता है, 1 ईस्वी के आसपास ये वंश काम करता है। फिर एक बाहर से एक जाति आती है जिसका नाम है कुषाण, हूण, शक, ये जाति के लोग भारत में आते हैं। तो कुषाण जाति का एक शासक था कनिष्क करके, वो भारत पे शासन करता है। कब से, 1 ईस्वी से लेकर आप समझ सकते हो 181-82 ईस्वी के आसपास उसका जो वंश है वो शासन करता है। फिर हूण शासन करते हैं, उसके दौरान शक वगैरह शासन करते हैं। और ये आपको यहां से याद रखना, 1 ईस्वी सही हो गया। अब 1 ईस्वी से आगे चलते हैं, तो फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल में क्या होगा, आपका श्री गुप्त था, उसने गुप्त काल बनाया। फिर समुद्रगुप्त। फिर आप कौन से हो गंगाराम, आप कहां से हो, अच्छा मैं बोड़वा गांव से, बाइतू से, ठीक है। चलिए मैं मुझे पहले हिस्ट्री बता दो, फिर आप फ्लो मत तोड़ना, ठीक है। चलिए अब देखो, गुप्त काल आ गया, फिर समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये शासक हुए गुप्त काल में। फिर इनका खत्म हो गया तो फिर कौन आ गया, हर्षवर्धन काल आ गया। वर्धन काल आ गया तो हर्षवर्धन आ गया। उसके बाद में राजपूत काल आता है 700 ईस्वी के आसपास। राजपूत काल में कौन होते हैं, राजपूत काल के अंदर आपके अपन ले लें जो राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, पाल या फिर सोल, चैर, पांड्य, ये ऐसी क्या होती है, चालुक्य, ये राजा क्या करते हैं, शासन करते हैं 1000 ईस्वी तक। फिर चौहान वंश आ जाता है, चौहान वंश यहाँ पे शासन करता है। चौहान वंश को गौरी वंश का शासक मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, 25 बार आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर को लूटता है 1025 ईस्वी के आसपास। फिर 1192 में तराइन का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी भारत में क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। फिर शासक बनता है आपका इल्तुतमिश। फिर रजिया सुल्तान बनती है। फिर बलबल बनता है। फिर आपका ये वंश खत्म हो जाए, खिलजी वंश आता है, जलालुद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में आपका कौन सा आता है, लोधी वंश, तुगलक वंश आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये लोग शासन करते हैं भारत में। कब, 1400 ईस्वी के आसपास। उसके बाद कौन आ जाता है आपका, लोधी वंश आ जाता है, सिकंदर लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी। अब यहाँ पे आपको रुकना है।
इब्राहिम लोदी राणा सांगा के साथ युद्ध करता है और राणा सांगा हरा देता है उसे। उसके बाद एक बाबर आता है, बाबर मुगल बादशाह था, वो भारत में आता है और बाबर क्या करता है, किसको हराता है, इस लोदी को हराता है, इब्राहिम लोदी को, और किसकी स्थापना हो जाती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर होता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये हो गया क्या कौन सा, मुगल हो गया, ये खत्म हो जाते हैं। इतने में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत पे शासन करना शुरू करती है, यानी अंग्रेज आ गए। उन्होंने एक युद्ध लड़ते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर 1764 में कौन सा, बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। तो ये युद्ध होते हैं और कंपनी बंगाल में स्थापित होते हैं। फिर वो मराठाओं को हराती है, फिर मैसूर के टीपू सुल्तान को हराती है, फिर राजपूतों को हराती है राजपूताना में, और कंपनी का पूरे भारत पे क्या हो जाता है, अधिकार होता है। फिर कंपनी हमारे ऊपर शासन चलाती है। फिर क्या होती है, प्रकाश भाटिया, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए फिर 1857 की क्रांति होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा बहुत ज्यादा शोषण किया तो लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ। 1857 क्रांति होती है, हमारी क्रांति असफल रह जाती है। फिर कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद में बहुत सारे लोग आते हैं, दादा भाई नौरोजी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ऐसे लोग आते हैं जो इस पर विरोध करते हैं। फिर तिलक आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, इसके दौरान विवेकानंद भी इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनका योगदान रहता है। फिर तिलक आते हैं, तिलक क्या लेके आते हैं, गरम दल को लेके आते हैं, विरोध करना शुरू करते हैं अंग्रेजों का। फिर गांधी आते हैं, गांधी देश को आजाद कराने में योगदान देते हैं। 1915 में भारत आए, 1917 में चंपारण उन्होंने सत्याग्रह किया, फिर अहमदाबाद में, फिर खेड़ा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। फिर इसके बाद में भगत सिंह आ जाते हैं। 1922 में जब असहयोग आंदोलन क्या हो गया, असफल हो गया, तो भगत सिंह आते हैं, भगत सिंह युद्ध करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आते हैं, सचिंद्र सान्याल आते हैं, बहुत सारे लोग थे भगत सिंह के साथ में, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग क्रांतिकारी थे, इन्होंने बंदूक उठा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। फिर गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। 1931 में भगत सिंह को क्या हो जाती है, फांसी वगैरह हो जाती है। फिर 1935 में क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है। 1940 में मुस्लिम लीग आती है, तो पाकिस्तान की मांग उठती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और उसके बाद 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, और उसके बाद 1946 में वोट होते हैं, हमारा संविधान बनना शुरू होता है। 1949 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। माउंटबेटन योजना के साथ हमारे देश का विभाजन हो जाता है, एक पाकिस्तान बन जाता है, एक भारत बन जाता है। और उसके बाद में ये 1950 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है। फिर सरकार बनती है, पंडित नेहरू सबसे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी 1964 में मृत्यु हो जाती है। फिर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बनती है इंदिरा गांधी, इंदिरा जी की हत्या हो जाती है 1984 में। फिर बनते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है 1991 में। उसके बाद बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 में बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 10 साल रहते हैं। 2014 में बनते हैं हमारे मोदी जी, यानी नरेंद्र मोदी। 2019 में हम फिर से उनको चुन के लाते हैं। 2020 में आता है कोविड-19 कोरोना, और हम बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए पूरा हिस्ट्री इस तरह से अगर आप याद रखते हो, तब जाके मैं कहता हूं सिलेक्शन के पास में हो। ये मैं अभी होता हूं सिलेक्शन के पास में। मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, 2 नंबर से पीछे रह गया। इतना कुछ होने के बाद भी आप सिलेक्शन के पास में हो, सिलेक्शन नहीं है। तो आप देखिए, कभी खुद को कैलकुलेट कीजिए, आप कहां खड़े हो, कहां स्टैंड रखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नॉलेज होता है। ये तो हिस्ट्री की बात थी, पॉलिटिकल, फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो सोचिए, आप 12th क्लास में पढ़ते हो, उसके बाद मजे करने शुरू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि कॉलेज में बैठे हैं, 3 साल मजे करते हैं, तब तक जा चुकी होती चीजें, हाथ से निकल चुकी होती चीजें। इस कारण कॉलेज टाइम को आप क्या कीजिए, इन 3 साल में अच्छी मेहनत कीजिए। आप RAS IAS ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में नॉलेज रखोगे, चीजें रखोगे, तभी क्या कर सकते हो इसको। ये हिस्ट्री को याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। हिस्ट्री मतलब पीछे जो कुछ बीत गया, कहां से कहां तक बीता, देखिए आप उन चीजों को अगर आप, और ये तो मैंने ऊपर से बताया, राजस्थान के राजाओं के बारे में बात ही नहीं की अभी। कछुआ वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश, बीकानेर के राठौड़ वंश की बात ही नहीं की अभी, गुहिल वंश की बात ही नहीं की, महाराणा प्रताप की बात ही नहीं हुई अभी तक, सांगा की बात नहीं हुई, कुंभा की बात नहीं हुई है, ऐसे मालदेव की बात नहीं हुई, चंद्रसेन की बात नहीं हुई अभी तक। ऐसे बहुत सारे राजा है, राव बीका की बात नहीं हुई है, जैसलमेर के शासकों की बात नहीं हुई है। बहुत सारे, राजस्थान का हिस्ट्री लंबा चौड़ा है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर सर हमेशा की ये लाइव प्रक्रिया जस्ट सही, एक आदमी क्यों न देखे। मेरा प्रयास जारी है, मैं जानता हूं बहुत कम लोग देखते हैं, फिर भी मैं आता हूं। मुझे पता है कि इस टाइम को, इन चीजों को चेंज करने में टाइम लगता है। आपने अगर एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जीतन, एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं क्यों बहुत, मैं रोजाना पता मुझे 8 से 9 लोग मेरे को नॉर्मली देखते हैं, लेकिन व्यूज ज्यादा हो जाता है, लेकिन ज्यादा लोग देखते हैं। उसका मैं आज क्यों टिका रहता हूँ, इस वजह से रहता हूँ। जीतन मांझी करके एक व्यक्ति था, उसकी उत्तर प्रदेश में रहता था, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, अगर आप देखना कभी, मांझी नाम से एक फिल्म बनी है, देखना कभी। उस व्यक्ति को क्या होता था, उस गांव जहां पे उसका गांव था, उसका हॉस्पिटल कम से कम 18 किलोमीटर दूर पड़ता था। अगर वो किससे, पहाड़ से दूसरी तरफ जाके 18 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता था।
तो वो व्यक्ति को उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसने अपनी पत्नी को कंधे पे उठाया और उस 18 किलोमीटर से उसको लेके चला गया, लेकिन तब तक बीच में रास्ते में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस दिन वो व्यक्ति निश्चय करता है कि वो इस पहाड़ के बीच में रास्ता करेगा। अगर वो पहाड़ के बीच में रास्ता करता है, ये 18 किलोमीटर 4 किलोमीटर में बदल जाता है। तो उसने पहाड़ के बीच में रास्ता किया। गांव वालों ने उसका शुरुआत में मजाक उड़ाया था, बहुत से लोगों ने उपास उड़ाया, चला पहाड़ खोदने के लिए। पहाड़ खोदते हैं कोई मनुष्य से, उसने खोद दिया, आधे से अधिक जब खोद दिया तब गांव वालों को समझ में आया कि हाँ ये बंदा कर सकता है। तब उन लोगों ने उनका सहयोग किया और रास्ता बन गया। अब मूवी भी बनी, उसको फिल्म आप कभी देखना, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, वो बहुत अच्छी मूवी थी, इंस्पायरेशन। तो ये चेंजेस है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है क्या चीजें होती है कि किस तरह सोसाइटी में चेंज लाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ये चीजें जब तक आप मैं खासकर स्टूडेंट्स के लिए लेके आता हूँ ताकि आप इन चीजों को रिफ्लेक्ट कीजिए। हम नॉर्मली क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, हमारे आसपास वातावरण ऐसा नहीं होता है कि हम इन चीजों को समझ सकें, पढ़ सकें। बाद में भागते हैं, माता पिता पैसा खर्च करते हैं, फिर भागते हैं, मेरे को पढ़ना है, बुक्स लेके आते हैं, पढ़ने बैठते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मटेरियल होता है कि 10 साल लग जाते हैं उन चीजों को पढ़ने में। तब तक टाइम गुजर चुका होता है, शादी, बच्चे, फैमिली, और फिर बर्डन, और फिर नौकरी वोकरी का तो आप सोच लो, दिमाग में भी नहीं आता है, क्योंकि पीछे फैमिली प्रेशर होता है, तो कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ता है। तो अभी जो आपके पास मौका 10वीं, 11वीं, 12वीं और 3 साल बीए के, आप जम के मेहनत कीजिए, किसी अच्छे कोचिंग में जाइए, तो आपका सिलेक्शन चौथे साल में। सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे पास आ जाना कि मैंने मेहनत की है 4 साल और नहीं हुआ है, बताइए क्या रीजन है। कोई रीजन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा बड़े से बड़े एग्जाम में होगा, क्योंकि हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं लाइव आऊंगा, आपको ये चीजें बताऊंगा। भले मेरे, आप मान लो मेरा बोर्ड नहीं है अभी मेरे पास में, तो मैं कई कंप्लेन होती है कि आप लिख के बताइए चीजें। अभी क्या मैं थोड़ी, मेरे पास आप समझ सकते हो, मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, आप भी जानते हो, अभी नौकरी से 2 नंबर पीछे रह गया, तो पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करके आता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे ये चीजें बताऊँ ताकि मेरे पास जो चीज है वो मैं आपके सामने पेश करूँ, ताकि जब मैं आपको ये चीज बताऊं तो आप भी कम से कम इस लेवल तक तो आए, फिर अपन मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसा कोई आपको प्रोफेसर टाइप नहीं हूं, मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं कोई ज्ञान बांट रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपका फ्रेंड हूं, आपका दोस्त हूं, मुझे वो 4 चीज आती है वो मैं आप तक शेयर करता हूं। आपको कुछ चीज आती है मुझे बताइए, मैं उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि नॉलेज एक प्रक्रिया होती है, किसी से भी मिले उसको हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ऐसी कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, कोई दिखा वाली बात नहीं कि फेसबुक लाइव आ रहा है, ज्ञान बांट रहा है, ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी वो एक जगह आए। आप दिन भर देखते होंगे ज्यादातर स्टूडेंट कम्युनिटी कहां पे होता है, आपके व्हाट्सएप पे या फिर टिकटॉक पे या किसी और चीजों पे होता है, तो वहां पे कुछ नहीं है, वो दिमाग खराब करने वाली चीजें। आप यहाँ जुड़िए या किसी और, मेरा नहीं ये यहाँ पे जुड़िए, कहीं और भी जुड़िए। अगर आपको कहीं से भी अच्छी चीज मिले तो वहां से उसको ग्रहण कीजिए, अपनी लाइफ में उसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, और इन ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कीजिए। वही चीज क्या कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो, उसमें कंपटीशन में और स्कूल में रात दिन का अंतर होता है। जो 10वीं की क्लास में आप उत्तर लिख के आते हो वो उत्तर, और एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने जाओगे उसका उत्तर लिखने का रात दिन का फर्क होता है। आपको शिक्षा का, ज्ञान का इतना बड़ा भंडार दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके एक सवाल निकाल सकते हैं। नॉर्मल सवाल पहले आते थे, तो भारत का आजाद हुआ ऐसे सवाल पहले आते थे, आजकल बंद हो गए, ऐसे सवाल ही नहीं आते हैं। कोई नॉर्मल सवाल याद ही नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तब जाके। बुक्स पढ़ लेते हैं लोग, फिर भी सवाल निकल जाता है। तो आप समझिए इन चीजों को, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम का, एजुकेशन का बहुत जरूरी है चीजें, किसी भी सेक्टर में जाओ उन चीजों को समझिए। चलिए अब रैप अप करते हैं, आई थिंक काफी हो गया। आई होप आप इन चीजों से थोड़ा सा रिलेट होंगे और मैं जो भी इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ वो आपको पसंद आएगा। चलिए तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए टाइम पे थोड़ा, ताकि लोग और भी जुड़ जाएं। ये आपके सहयोग से हो पाएगा, मैं तो आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप अगर लाइक और शेयर करेंगे तो हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं। चलिए एक मैंने अभी मेरा क्या हुआ है, एक थोड़ी सी आपको कंसर्न बता देता हूँ। मेरा जो पर्सनल आईडी है शंकर शिवॉय, उस पर क्या हुआ है 5000 फ्रेंड्स हो गए। तो फेसबुक पे रूल होता है कि 5000 से ज्यादा फ्रेंडशिप आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको मेरे पेज पे आना है अगर आप जुड़ना चाहते हो। कोई बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं जो मेरे फ्रेंड नहीं होते, रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरा एक पेज है, उसको मैं बताता हूँ शिवॉयज क्रिएटिव वर्ल्ड, वो मैं कमेंट में आपके लिंक भेज दूंगा, आप वहां से मेरे से जुड़ जाइए, ताकि वहां से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए अब अपन अगली बात कल करेंगे, फिर कल मिलते हैं 8 बजे। आई थिंक काफी टाइम हो गया, मैंने काफी टाइम लिया आपका, आप जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए। थैंक यू सर। मैंने आज तक टिकटॉक डाउनलोड भी नहीं किया। अच्छी बात है आपने टिकटॉक डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन एक मैं कहना चाहता हूँ, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते हैं कि टिकटॉक बैन करो, ये आगे भेजो, इससे कुछ नहीं होने वाला होता है। गवर्नमेंट अगर कुछ करती है तो वो हो सकता है, आपको ये चीज समझती है, ये चीजें गवर्नमेंट करती है। अगर आपको लगता है वो गलत चीज, आप डाउनलोड मत कीजिए। ये ऐसे मैसेजेस फैलाने से कुछ भी ज्यादा आई डोंट थिंक इससे कुछ फर्क पड़ता है। खुद को सुधारिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। थैंक यू, ख्याल रखिए, बाय बाय।